हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण लर्निंग हब। आज के लेक्चर में का जो रैपिड रिवीजन सीरीज है उसका 6 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जिसके एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादातर चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज सैटेलाइट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सैटेलाइट आप लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता होगा। ठीक है, सैटेलाइट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग इस छोटे से टॉपिक में देखने वाले हैं। सैटेलाइट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सैटेलाइट नॉर्मली दो तरीके के होते हैं। एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, जैसे मून्स वगैरह जो प्लैनेट्स के होते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, जो ऐसे डबड़े जैसा दिखता है, जो अर्थ के अराउंड या फिर किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, रोटेट करता है या फिर रिवॉल्व करता है। ठीक है, सो अभी सैटेलाइट्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। उसमें से एक टाइप है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर ऐसा सैटेलाइट जिसका कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, उसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में इस छोटे से डबड़े में या फिर छोटे से स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला सैटेलाइट्स इन स्पेस वर्क फॉर कम्युनिकेशन डे एंड नाइट। वो दिन रात काम करते हैं क्योंकि वो रिवॉल्व करते रहते हैं, अर्थ का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, दे गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, ऑन द अर्थ, मतलब सपोज किसी माउंटेन के बारे में, रिवर के बारे में, प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, एनिमल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, अलग अलग जो फैक्टर्स रहेंगे, फिजिकल फैक्टर्स या फिर ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, वो अलग अलग किसी ह्यूमन का लोकेशन वगैरह रहेगा, तो वो सारी चीजों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट से ही हमको मिलता है। उसके बाद एग्जांपल डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज मौसम कैसा रहेगा वगैरह वगैरह, जो वो न्यूज आपको पता चलता है, वो न्यूज वालों को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? सैटेलाइट से। ठीक है, मतलब नॉर्मली जो आईएमडी करके एक डिपार्टमेंट है अपने इंडिया में, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वेटरीज है जहां पे इंफॉर्मेशन मिलता है सैटेलाइट के थ्रू, और वो इंफॉर्मेशन वो न्यूज वालों को प्रोवाइड करते हैं और न्यूज वाले हमको क्या करते हैं, अपना ज्ञान देते हैं कि आज मौसम ऐसा रहेगा, कल मौसम वैसा रहेगा वगैरह वगैरह। उसके बाद साइक्लोन्स, साइक्लोन्स के बारे में कहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस है वो सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है। उसके बाद अर्थ के जो अलग अलग मूवमेंट्स है, उसके बाद अर्थ के अंदर जो भी मिनरल रिसोर्सेस है जहाँ पे पोटेंशियल रिजर्व्स हो सकते हैं, उसके बाद अर्थ के जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है। ठीक है, बहुत बार बताया मैंने, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो अर्थ के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस है उसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती है उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ का लैटिट्यूड के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अलग अलग लोकेशंस के बारे में जानकारी देने का काम भी कौन करता है? सैटेलाइट। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ये सारे यूजेस है जो हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज टूरिज्म। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, टूरिज्म और जीडीपी का क्या रिलेशन है, ऐसा भी आ सकता है, या फिर टूरिज्म एंड जीडीपी के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो टूरिज्म इज अ सिग्निफिकेंट टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्शरी का मतलब क्या होता है? जो सर्विस सेक्टर हो, जैसे टूरिज्म एक सर्विस है। ठीक है, जहां पे कुछ भी बेचा नहीं जाता, जस्ट आपको सर्विस दी जाती है, हॉस्पिटैलिटी दी जाती है, आपको ट्रीट किया जाता है अच्छे से, आपको अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती है। ठीक है, टूर्स एंड ट्रैवल्स की फैसिलिटी होती है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, होटल इंडस्ट्री होती है, वो सारा टूरिज्म के अंडर आ जाएगा जो उससे जुड़े हैं। ठीक है, सो टूरिज्म एक सर्विस है, इसलिए वो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। उसके बाद रैपिडली ग्रो हुआ है रिसेंट डेकेड्स में, लास्ट 2 to 3 डेकेड्स, मतलब 20-30 सालों में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और जो टूरिज्म डेवलप होता है उसका मेन रीजन होता है ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी सपोज किसी भी प्लेस पे विजिट करने जाना है आपको, सपोज रायगढ़ विजिट करने जाना है, दिल्ली का रेड फोर्ट विजिट करने जाना है, ताजमहल विजिट करने जाना है, कहीं पे भी जाना है। ठीक है, तो किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाने के लिए, वहां तक जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए ना। ठीक है, रोडवेज होने चाहिए, रेलवेज अच्छे डेवलप होने चाहिए, एयरवेज का ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा डेवलप होगा उतना ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और उतना ज्यादा टूरिज्म का ग्रोथ होगा। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जितना ज्यादा डेवलप होगी उतना ज्यादा टूरिज्म डेवलप होगा और उसका ग्रोथ होगा। ठीक है, ऐसा। उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर टूरिज्म डेवलप करता है, तो वो फैक्टर्स कौन कौन से है? सबसे पहला फेवरेबल क्लाइमेट, जिस जगह पे टूरिस्ट प्लेस है वहां का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, वहां की नेचुरल ब्यूटी सुंदर होनी चाहिए, मतलब नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब नेचर
अपने सुंदर अवतार में होना चाहिए, तो लोग देखने के लिए ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड सी एडवेंचर स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह वहाँ पे होंगे तो ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी दुनिया के नहीं, अपने दुनिया के किसी भी देश में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी देश रहेगा तो उस देश में अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोडवेज, रेलवेज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह डेवलप होगा तो फिर वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा डेवलप होंगे। टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होंगे तो फिर टूरिस्ट स्पॉट पे घूमने के लिए टूरिस्ट आएंगे तो फिर टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म का ग्रोथ होगा, तो फिर उस देश की जीडीपी ग्रो करेगी, क्योंकि देश में पैसा आ रहा है। सिंपल है, अगर अमेरिकन लोग ज़्यादातर इंडिया में घूमने आएंगे तो उनका डॉलर्स लेके आएंगे, यहाँ पे खर्च करेंगे, तो अपने पास पैसा आ रहा है तो अपने देश की जीडीपी या फिर इनकम बढ़ती है। ठीक है, सो टूरिज्म इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू कंट्रीज जीडीपी, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन द टूरिज्म सेक्टर। अपने इंडिया की भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सेकेंडरी और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आने के ज्यादातर चांसेस है, तो उनको देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला, secondary economic activities are concentrated with activities adding value to existing products from the primary activities। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। हम लोगों ने देखा था प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है, उसके बाद देखा था सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज का ये वाला लेसन है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज होती है जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट हो, जैसे एग्रीकल्चर। ठीक है, सो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट रहेगा या फिर प्राइमरी एक्टिविटी का जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसमें वैल्यू ऐड करने वाला जो एक्टिविटी रहेगा that will be called as secondary economic activity। ठीक है, सो सपोज करो एग्रीकल्चर का एक प्रोडक्ट है शुगर केन। ठीक है, तो शुगर केन के ऊपर प्रोसेसिंग होने के बाद शुगर केन के ऊपर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग हो रहा है मतलब उसमें वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, वैल्यू ऐड हो गया, उसके बाद वो शुगर केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो शुगर केन था, अगर वो ध्यान से देखेंगे हम लोग तो शुगर केन किसका प्रोडक्ट था, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, सो प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जांपल एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट क्या लिया, शुगर केन। शुगर केन के ऊपर प्रोसेसिंग हो रहा है मतलब वैल्यू ऐड हो रहा है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, शुगर में, मतलब ये प्रोडक्ट में, नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग का जो खेल है वो कहाँ पे होगा, इंडस्ट्री में या फिर फैक्ट्री में, और ये कौन सा एक्टिविटी में आता है, सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, आई होप आपको क्लियर रहेगा। तो प्राइमरी एक्टिविटी का जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसके ऊपर वैल्यू ऐड होता है इन द सेकेंडरी एक्टिविटी। टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, टर्शियरी एक्टिविटी नॉर्मली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज रादर देन प्रोवाइडिंग मटेरियल गुड्स। ठीक है, सर्विस दी जाती है यहाँ पे। अभी वही हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, एक मिनट। हाँ, सो सपोज ये शुगर का हम लोग ट्रेड कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेड या फिर जो सेल कर रहे हैं ये हो जाएगी सर्विस। ठीक है, क्योंकि ट्रेड करना मतलब आप सर्विस दे रहे हो, तो फिर ये सर्विस में आ जाएगा। और सर्विस कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगी, टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है, आई होप आपको तीनों का लिंक समझ गया, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद और एक आ सकता है यहाँ पे, अभी शुगर का ट्रेड भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर मार्केट ले जाना है बेचने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस है जो कि टर्शियरी एक्टिविटी में आता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्लियर रहेगा तो बाकी सब आसानी से समझ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। सिंपल है, जो भी सेकेंडरी एक्टिविटीज है उसका वो डिपेंड रहता है प्राइमरी एक्टिविटीज पे। जैसे कि एग्रीकल्चर में शुगर केन का प्रोडक्ट, तब अगर शुगर केन रहेगा तभी शुगर बन पाएगा, अगर कॉटन मिलेगा तभी कॉटन का कपड़ा बन पाएगा, अगर सिंपल मैंगोज मिलेंगे तो मैंगोज का जो जूस है वो इंडस्ट्री में बन पाएगा। सिंपल सी बात है। सो सेकेंडरी एक्टिविटी डिपेंड होती है प्राइमरी एक्टिविटी पे। उसके बाद टर्शियरी एक्टिविटी डिपेंड होता है सेकेंडरी एक्टिविटी पे। सिंपल सी बात है, अगर सिंपल सी बात है सपोज शुगर प्रोड्यूस हुआ सेकेंडरी एक्टिविटी में, तभी तो वो बेच सकेंगे, तभी तो वो ट्रेड में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, मतलब सर्विस सेक्टर में आएगा। सिंपल, अगर कॉटन से कपड़ा बनेगा मतलब प्रोडक्ट बना है, तभी तो हम लोग उसको बेच पाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, सर्विस दे पाएंगे। तो टर्शियरी जो एक्टिविटीज होती है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज पे डिपेंड होती है। ठीक है, आप सिंपल वो चार्ट याद रख सकते हो,
ये बेटर रहेगा। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, और ये जो टर्शियरी एक्टिविटीज होती है उसमें ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, और बाकी की बहुत सारी सर्विसेज होती है। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज टर्शियरी एक्टिविटी में आती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में नॉर्मली गुड्स और कमोडिटीज को बेचा जाता है, सॉरी बेचा नहीं जाता, बनाया जाता है। और टर्शियरी एक्टिविटीज में वो जो गुड्स और कमोडिटीज है वो कंज्यूमर्स तक ले जाने की जिम्मेदारी होती है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी टर्शियरी एक्टिविटीज में होती है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड वगैरह वगैरह। सेकेंडरी एक्टिविटीज मार्केट और सेटलमेंट से दूर हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज नॉर्मली दूर ही होते हैं शहरों से, नए लॉज के हिसाब से, ताकि पोल्यूशन ना हो सके। टर्शियरी एक्टिविटीज आर ऑलवेज नियर द मार्केट एंड सेटलमेंट, क्योंकि उनको कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, शुगर पहुंचाना है, कॉटन के कपड़े पहुंचाने हैं, बाकी की चीजें पहुंचानी है, तो उनको मार्केट के नजदीक या फिर लोगों के सेटलमेंट के नजदीक रहना पड़ेगा, सर्विसेज देनी पड़ेगी, तभी लोग आ पाएंगे और खरीद पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना पूरा क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपके बुक में ये डबरा दिया है, त्रिकोणीय डबरा, ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज बताइए, जैसे सबसे पहला प्राइमरी एक्टिविटीज, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद क्वार्टरनरी एंड लास्ट में क्वीनरी। शॉर्ट में बताऊं इन दोनों में डिफरेंस, जो ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वार्टरनरी का मतलब वहां पे रिसर्च होता है, ट्रेनिंग होता है, टीचिंग होता है। ठीक है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्पेशली साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च वगैरह करते हैं, बड़े बड़े जो पीएचडी वाले, पीएचडी होल्डर्स लोग जो है वो रिसर्च करते हैं, वो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। और क्वीनरी मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग आता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कौन करता है अपने किसी भी कंट्री में, पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, या पॉलिसी वगैरह प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के लिए बनाता है, चीफ मिनिस्टर स्टेट के लिए बनाता है। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग किस में आएगा, क्वीनरी एक्टिविटीज। तो पहला पॉइंट वही, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटीज वेयर टास्क इज टू थिंक, रिसर्च एंड डेवलप आइडियाज। ठीक है, जहां पे सोचना, रिसर्च करना, आइडियाज नए नए क्रिएट करना, ये अगर टास्क है तो वो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। और क्वीनरी मतलब जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहां पे पूरा देश को चलाने की बात की जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे ये रिसर्च और ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए ही लिमिटेड है क्वार्टरनरी, और क्वीनरी जो एक्टिविटीज है वो डिसीजन, हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है। हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल मतलब डायरेक्ट कंट्री के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्वार्टरनरी में आ जाएंगे, स्टैटिस्टिशियंस जो रिसर्च करते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ ट्रेनिंग होता है, टीचर्स जो रिसर्च करते हैं, थिंकिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, और जो पीपल वर्किंग इन थिएटर्स वगैरह जो है वो सारे इसमें आ जाएंगे। थिएटर्स मतलब ये ड्रामा थिएटर, जहाँ पे सोचना पड़ता है, ठीक है, रिसर्च करके ड्रामास बनाने पड़ते हैं ऐसा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के। उसके बाद जो अपोजिट साइड है, दैट इज सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग होता है। बिजनेस जो सीईओ वगैरह होते हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं, सिंपल 4 लोगों को पकड़ते हैं और मीटिंग लेते हैं और आराम से डिस्कस करते हैं, आइडियाज बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि पूरे कंपनी को कैसे चलाना है। उसके बाद गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होंगे, जो जजेस रहेंगे, साइंटिस्ट रहेंगे, वो सारी क्वीनरी एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि वहां पे डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, उसके बाद ओके, सो नेक्स्ट जो है टॉपिक, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, अगर सपोज 2 कंट्रीज है, तो 2 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहले ट्रेड क्या होता है वो देख लेते हैं, उसका छोटा सा बेसिक सा डेफिनेशन चिपका देने का बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो थोड़ा सा जो देखने वाला एग्जामिनर है वो थोड़ा खुश हो जाएगा बेचारा। सो ट्रेड रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, मतलब एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक हम लोग गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बदले में तो पैसा तो लेंगे, सिंपल सी बात है, फोकट में नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद या तो पर्सन टू पर्सन या फिर वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अगर ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहा है तो उसको ट्रेड बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर 2 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो डिपेंड करता है, तो वो कौन से फैक्टर्स है, आंसर इन डिटेल में आने के चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है नेचुरल रिसोर्सेस। अभी यहाँ पे 2 कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है सरप्लस रीजन का और दूसरा कंसेप्ट है डेफिसिट रीजन। ठीक है, एक सरप्लस रीजन होगा और दूसरा डेफिसिट रीजन होगा। अभी इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, सपोज अपने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एप्पल का प्रोडक्शन कहां पे होगा,
कश्मीर में, तो कश्मीर में बहुत ज्यादा वैरायटी के एप्पल्स होंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, सो वो सरप्लस रीजन कहलाएगा। और महाराष्ट्र डेफिसिट रीजन, एक भी एप्पल का पेड़ नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। एप्पल बेचने वाले दिखेंगे लेकिन एप्पल का एक भी पेड़ नहीं दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ही नहीं है कि यहाँ पे उग पाए। तो फिर कश्मीर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, जेके, ये झारखंड नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर है, सो वो सरप्लस रीजन हो जाएगा एप्पल के लिए, और महाराष्ट्र जो रहेगा वो डेफिसिट रीजन बन जाएगा। तो हमेशा ट्रेड इन दोनों के बीच में होगा, सरप्लस रीजन अपने एप्पल बेचेगा डेफिसिट रीजन को, ठीक है। सो वो नेचुरल रिसोर्सेस के कहीं पे सरप्लस होता है, कहीं पे डेफिसिट होता है, तो फिर वहां पे क्या होगा, ट्रेड होगा। सिंपल दूसरा एग्जांपल और एक दे सकते हैं कंट्रीज का। तो यूएई नाम का जो देश है या फिर सऊदी अरेबिया नाम का जो देश है, वहां पे तेल के कुएं हैं, बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स है, तो फिर वहां पे वो सरप्लस रीजन कहलाएगा। और इंडिया में बहुत ही कम है, ठीक है, तो हम लोग डेफिसिट रीजन में आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, ऑयल मंगाएंगे। और अपोजिट एग्जांपल, इंडिया के पास पानी ज्यादा है, या फिर सिंपल इंडिया के पास स्पाइसेस है, या फिर फूड ग्रेन्स ज्यादा उगता है, तो फिर जो सऊदी अरेबिया रहेगा वहां पे फूड ग्रेन्स नहीं उगता, ज्यादा खेती नहीं हो सकती वहां पे, तो फिर वो लोग इंडिया से मंगाएंगे, तो दोनों के बीच में ट्रेड होगा, ठीक है। फूड ग्रेन्स के मामले में, स्पाइसेस के मामले में, वाटर के मामले में इंडिया सरप्लस कहलाएगा, और जो सऊदी अरेबिया या फिर यूएई है वो डेफिसिट कहलाएगा। सो नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से दो देशों के बीच में ट्रेड होता है। उसके बाद क्लाइमेट अभी किसी किसी देश का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही सुंदर होता है किसी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। जैसे सपोज करो श्रीलंका, जिसका क्लाइमेट टी को सपोर्ट करता है, इसलिए वहां पे टी ज्यादा उगता है, तो फिर वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और ट्रेड करेंगे दूसरे देशों के साथ, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया, जहां पे रबर बहुत ज्यादा उगता है, तो फिर रबर का प्रोडक्शन करने के लिए वहां का क्लाइमेट अच्छा है, तो रबर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा और वो क्या करेंगे, दूसरे देशों को बेचेंगे, तो दो देशों के बीच में ऐसा ट्रेड होगा। तो क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन का डेंसिटी कैसा है, पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, भोले भाले काले भाले लोग जो है, ठीक है, पॉपुलेशन में वो किस तरह का कंजप्शन करते हैं, किसकी डिमांड करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे और कैसे दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अ कंट्री विथ लेस पॉपुलेशन डिपेंड्स मोर ऑन ट्रेड बिकॉज ऑफ प्योर ह्यूमन रिसोर्सेस आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। जहां जिस कंट्री की छोटी सी पॉपुलेशन होती है, बहुत कम पॉपुलेशन होती है, 1-2 करोड़ वगैरह, ठीक है, सो अगर बहुत ही कम पॉपुलेशन रही किसी भी कंट्री की, तो फिर वो लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने से अच्छा दूसरी कंट्री पर डिपेंड करते हैं, बेसिक चीजें मंगाने के लिए ट्रेड करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है, सपोज सम कंट्रीज आर नोन फॉर देयर स्पेसिफिक कल्चर, स्पेसिफिक प्रोडक्शन, स्पेसिफिक हैंडीक्राफ्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे कुछ कंट्रीज का जाने दो, अपन अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में कश्मीरी शॉल्स बहुत फेमस है और ईरान का कारपेट्स बहुत फेमस है, ठीक है। तो उनके कल्चर से जुड़ी हुई चीज है वो, और वो बहुत ज्यादा हाई लेवल में डिमांड में है दूसरी कंट्रीज में, तो फिर उसका डिमांड ज्यादा है, इसलिए फिर ट्रेड होगा देशों देशों के बीच में, ठीक है। कश्मीरी शॉल दूसरे देश में बेचेंगे, ईरान के कारपेट्स दूसरे देशों में बेचेंगे, तो दो देशों के बीच में कल्चर की वजह से भी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट देखा जाएगा। अभी सिंपल सी बात है, सपोज करो हम लोग, कोई भी देश ऐसा सोचेगा कि कोई भी चीज अगर हम लोग बना सकते हैं तो अपने देश में बननी चाहिए, सब लोगों को सस्ते में मिलेगा सारा प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर कोई चीज बनाने का इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे सपोज करो यूके नाम का जो देश है, वहां पे टी पसंद किया जाता है, लेकिन टी उगाने के लिए वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, तो फिर अगर उगाने की कोशिश भी करेंगे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, फिर भी बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा, इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा लगेगा। उससे बेटर है कि वो लोग दूसरे देशों से, जैसे इंडिया, श्रीलंका वगैरह है, ऐसे देशों से इंपोर्ट करेंगे, ये सस्ता पड़ेगा उनको। तो इकोनॉमिक कॉस्ट भी देखा जाता है कि अगर कोई चीज अपने देश में बना रहे हैं तो उसको अगर ज्यादा पैसा लग रहा है, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग दूसरे देशों से कुछ मंगा रहे हैं उसको अगर कम पैसा लगेगा। जैसे सपोज करो अगर टी बनाना है यूके को, तो अगर उसको 100 करोड़ लग रहा है टी प्रोडक्शन में, और अगर वो 10 करोड़ में इंपोर्ट कर सकता है, तो फिर उसको बेटर क्या पड़ेगा, ये वाला डील, ठीक है। 10 करोड़ में उसका अगर काम हो रहा है इंपोर्ट से, तो फिर वो इंपोर्ट ही करेगा, इसलिए वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड करेगा, जैसे इंडिया वगैरह, ठीक है। ऐसा आई होप आपको इतना क्लियर है। ओके, उसके बाद और कौन से फैक्टर्स है, तो और 2 फैक्टर्स है, क्योंकि मैंने बोला ये आंसर इन डिटेल के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है।
तो थोड़ा आंसर इन डिटेल रहेगा तो फिर थोड़ा सा खींच के आंसर बड़ा करना पड़ेगा, ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्पेशलाइजेशन। कुछ कंट्रीज किसी तो चीज़ की प्रोडक्शन में ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में वॉचेस बहुत फेमस है, जापान का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत फेमस है, ठीक है। तो अर्जेंटीना का टेंडर भी बहुत फेमस है। तो कुछ कंट्रीज का किसी तो एक प्रोडक्ट में बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन होता है, तो स्पेशलाइज कंट्रीज से दूसरे देश इंपोर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहां से मंगाएंगे? जापान से। वॉचेस कहां से मंगाएंगे? स्विट्जरलैंड से। ऐसे स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि दो देशों के बीच में कैसे ट्रेड होगा। लास्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या कर सकती है? डायरेक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे एक तरह से उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, इंपैक्ट डाल सकती है। कैसे? अभी सपोज करो कोई चीज हम लोग दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, ठीक है, सपोज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, और गवर्नमेंट ये चाहता है कि अपने देश में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनती है उसी का लोग यूज करें ताकि कंट्री का पैसा कंट्री में रहे। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकता है हाई लेवल का, ठीक है। अगर पहले इंपोर्ट ड्यूटी 5% था तो डायरेक्टली 10%, 15%, 20% कर सकता है। क्यों करता है ऐसा? ताकि दूसरे देशों से जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगा रहे हैं वो क्या करें, उसके ऊपर अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया जाएगा तो फिर जो उसका प्राइस है वो बहुत हाई पे चला जाएगा। तो फिर प्राइस हाई पे चला जाएगा तो फिर लोग खरीदना कम करेंगे और अपनी कंट्री के जो इजी चीपर ऑप्शंस है उसको देखेंगे और उसको खरीदेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक तरीके से इंपैक्ट करती है ट्रेड को जो दो कंट्रीज के बीच में होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है दैट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स गवर्निंग ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। 3 फैक्टर्स है, 3 वेज के लिए। सबसे पहला जो फैक्टर है रिलीफ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है बड़ा सा, ठीक है, आंसर इन डिटेल वगैरह। सो कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट अफेक्ट होता है? सबसे पहला जो है वो रिलीफ। अभी सिंपल सी बात है, जो माउंटेनस एरियाज रहेंगे वहां पे रेलवेज रोडवेज बनना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो प्लेन एरियाज रहेंगे वहां पे रोडवेज रेलवेज एयरवेज के लिए जो एयरपोर्ट्स वगैरह है वो बनना थोड़ा ईजी होता है, इसलिए रिलीफ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेल्स रोड्स पाइपलाइंस वो जेंटल रिलीफ या फिर नॉर्मल स्लोप पे या फिर प्लेन एरिया में बनना ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। हिलियन माउंटेनस रीजन्स में बनना थोड़ा मुश्किल होता है। डेंस फॉरेस्ट और एरिड रीजन मतलब जो सूखे रेगिस्तान वगैरह होते हैं वहां पे भी बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो रिलीफ कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहां, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कोस्टल एरिया फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स। भी कोस्टल एरिया में क्या होना चाहिए? सपोज ये साउथ इंडिया का ये छोटा सा नीचे वाला मैप है साउथ इंडिया का, ठीक है। तो सपोज ये कोस्ट लाइन है, यहाँ पे आजू बाजू में समंदर है, यहाँ पे सपोज करो अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और ये पूरा कोस्ट लाइन है गुजरात से लेके बंगाल तक। तो यहाँ पे होता क्या है, ये अगर कोस्ट लाइन देखोगे आप लोग तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है बेचारा, मतलब ब्रोकन कोस्ट लाइन है, ऐसा स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट होगा तो वहां पे हार्बर्स या फिर पोर्ट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ब्रोकन कोस्टलाइन को प्रेफर किया जाता है फॉर मेकिंग पोर्ट्स एंड हार्बर्स, जहां से शिप्स आया जाया कर सकती है, ठीक है। इसलिए सारे कोस्टल एरियाज सूटेबल नहीं होते पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। कुछ ही कोस्टल एरिया जो ब्रोकन वगैरह हो, जहां पे बेटर फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती है, वहीं पे पोर्ट्स या फिर हार्बर्स बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एयरवेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? दैट इज फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, नहीं तो तूफानी करने के लिए हम लोग डायरेक्टली फॉग में प्लेन को उड़वाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, फ्लैट रीजन्स होने चाहिए फॉर एयरपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद फॉग और स्मॉग ज्यादा होता है। फॉग मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ओस जो पड़ती है, ठीक है। हाँ, शायद से हिंदी में ओस वर्ड है, फॉग आपको पता होगा, ठीक है। जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में फ्लोट होते हैं जिसकी वजह से आगे का दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो फॉग और स्मॉग, स्मॉग का मतलब क्या होता है? फॉग प्लस स्मोक, जो धुआं होता है वो अगर मिक्स हो जाता है तो स्मॉग बोलते हैं। ये दोनों ही चीजें खतरनाक हैं प्लेन्स के लिए। अगर सामने फॉग रहेगा स्मॉग रहेगा तो फिर प्लेन उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और हाई माउंटेन पिक्स भी एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एयरवेज के लिए। अगर बहुत बड़े बड़े हाई पिक्स है तो फिर बहुत ही हाइट पे जाके हम लोग को प्लेन उड़ाना पड़ेगा और वो शायद कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में ही हम लोग प्लेन को उड़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल का वगैरह कोई झंझट नहीं रहता, ठीक है।
सो ज़्यादा भी हाइट वाले माउंटेन्स नहीं होने चाहिए, पिक्स नहीं होने चाहिए, स्मॉग और फॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और क्लियर फ्लैट रीजन्स होने चाहिए एयरपोर्ट्स डेवलप करने के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा और कितना डेवलप होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वाटरवेज एंड एयरवेज, पिछले साल आया था, इस साल आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। तो वाटरवेज और एयरवेज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। तो सबसे पहला, वाटरवेज नीड्स कोटेड एरियाज विद ब्रोकन कोस्टलाइन। अभी हम लोगों ने देखा कोस्टलाइन ब्रोकन होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, ताकि वहां पे वाटरवेज डेवलप हो सके, हार्बर स्पोर्ट्स डेवलप हो सके। एयरवेज के लिए नॉर्मली फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और प्लेन लैंड होना चाहिए फॉर द एयरपोर्ट्स। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा, ठीक है। और ये चीपेस्ट मोड है पूरे ट्रांसपोर्टेशन में से, ठीक है। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज में सबसे चीपेस्ट वाटरवेज है, ठीक है, बहुत ही सस्ता पड़ता है। और एयरवेज सबसे एक्सपेंसिव है, सिंपल है, ठीक है। देन यहाँ पे सिंपल कॉमन सेंस है कि जो जहाज होते हैं या फिर शिप्स होते हैं उनमें बल्कि गुड्स लेके जा सकते हैं, मिनरल ऑयल, कोल और मशीनरी वगैरह लेके जाया जा सकता है। और जो एरोप्लेन है या फिर जो एयरवेज है उसमें से लाइट वेट होनी चाहिए, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स और एक्सपेंसिव गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड, सिल्वर, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो वाटरवेज रहेगा वो स्लो चलेगा बेचारा, तो स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जो एरोप्लेन रहेगा धड़ल्ले से उड़ता है बेचारा, तो फिर फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ पे नॉर्मली शिप्स में या फिर वाटरवेज में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है देन द पैसेंजर्स, और जो एयरवेज होता है वहाँ पे पैसेंजर्स का ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है देन द गुड्स, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस था दोनों में। देन लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट इस लेसन से, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे डिपेंड करता है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन क्या है? अ सर्विस और फैसिलिटी दैट एनेबल्स मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स। एक तो पैसेंजर्स का मूवमेंट करता है, फ्राइट का मूवमेंट करता है, मतलब जो गुड्स है उसका मूवमेंट करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मूवमेंट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। पैसेंजर्स, फ्राइट और गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, इनका मूवमेंट करने के लिए जिस सर्विस का यूज किया जाता है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन छाप देना पहले तो। उसके बाद दूसरा चीज, रोल इन द डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर उस कंट्री में रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज अच्छे से डेवलप हो गया, वाटरवेज अच्छे से डेवलप हो गया, तो फिर अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग सिटीज, अलग अलग गांव कनेक्ट होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते पूरा देश का ग्रोथ होगा। सो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक वन ऑफ द बेसिक टर्शियरी एक्टिविटीज है। पहले हम लोग ने देखा टर्शियरी एक्टिविटीज में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह आता है, ये बेसिक सर्विसेज है, ठीक है। तो पूरे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी, वो सारा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का कंट्री के डेवलपमेंट के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ओके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।